हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं योगेश्वर मिश्रा ज्ञान एस एकेडमी से आप लोगों को आज मैं एंथ्रोपोलॉजी के स्टडीज़ के विषय में बताऊंगा कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स को प्राप्त किया जाए, या मैं बार-बार एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान विषय की बात कर रहा हूँ, तो अपने के मन में आ रहा होगा कि हम एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों लें, ठीक है? और यह क्वेश्चन आना जो है स्वाभाविक भी है। देखिए आपके एग्ज़ाम का जो डेट है एक्सटेंडेड है, और इतने कम समय में अगर किसी स्टूडेंट ने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है, तो बहुत अच्छा है। और आप क्या कर सकते हो, कम समय में आप मानव विज्ञान की तैयारी कर सकते हो, और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप लगभग 70% जो है स्कोर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट पहले से ही मानव विज्ञान पढ़ रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मानव विज्ञान के साथ लगभग आप 75 से 80% ऑप्शनल विषय में सब आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट से आप यही डिस्कस आज कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मानव विज्ञान जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा एक फ़ेवरेबल सब्जेक्ट रहा है, ठीक है? और हमेशा जो है सिलेक्शन अगर सक्सेस रेट देखते हैं, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में, तो मानव विज्ञान जो है उसका सक्सेस रेट जो है बहुत ज़्यादा है। फाइनली की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई किया है। ये ओवरऑल हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो इस सब्जेक्ट के साथ जो है सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो आज हम कुछ बिंदुओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, व्हाई एंथ्रोपोलॉजी। तो पहला हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी विषय की, हम बात करते हैं, मानव विज्ञान की बात करते हैं। तो मानव विज्ञान जो है यह दोनों माध्यमों के लिए फेवरेट है, चाहे हिंदी माध्यम हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम हो, ठीक है? तो किसी भी प्रकार का जो है ये मन में डाउट न रखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इंग्लिश मीडियम में किया जा सकता है, हिंदी मीडियम में नहीं किया जा सकता। आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पिछले मैं 10-12 सालों की बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं एंथ्रोपोलॉजी से मैं 18 साल से जुड़ा हूँ, और लगभग 12 वर्षों से मानव विज्ञान यूपीएससी और पीएससी, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। यूपीएससी में भी देखेंगे 2017 का टॉपर जो है मानव विज्ञान विषय से रहा है। तो मानव विज्ञान जो है हमेशा एक फ़ेवरेबल सब्जेक्ट रहा है बीपीएससी के लिए, और यूपीएससी के लिए भी रहा है। हाँ, यूपीएससी में थोड़ा सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया है, ठीक है? लेकिन हिंदी मीडियम में किसी भी प्रकार की कंटेंट की कमी नहीं है। आपका बीपीएससी का सिलेबस जो है वह बहुत डिफाइन है। तो सिलेबस को देखते हुए स्टूडेंट, आपको मैं बात कर रहा हूँ दूसरे अगर सब्जेक्ट की आप तुलना करते हो ना, तो मानव विज्ञान जो विषय है वह बहुत ही मतलब सिलेबस में जितना डिफाइन किया गया है, उससे बहुत ही जो है आप 60-70% कोर्स को कंप्लीट कर, रिवाइज़ कर आप पूरा जो है मार्क्स आप गेन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, या दूसरे अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन्स होते हैं बहुत ट्विस्टेड होते हैं। लेकिन मानव विज्ञान में क्वेश्चन कभी भी ट्विस्टेड नहीं होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है, मानव विज्ञान में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही माध्यमों में कोई भी कंटेंट्स की कमी नहीं है। सभी विषयों पर जो है हिंदी माध्यम में मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है? तो आपका जो बीपीएससी का जो सिलेबस मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू हम यहाँ बीपीएससी की बात करते हैं, तो बीपीएससी में जितने भी आपके सिलेबस में रखा गया, जो भी टॉपिक रखा गया है, वो पूरा टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मटेरियल अवेलेबल है। आप हिंदी मीडियम में भी क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये उदाहरण है बीपीएससी में, मैं आपको उस स्टूडेंट से मिलाऊँगा आगे चल के क्लासेस में, जिसने एंथ्रोपोलॉजी विषय से बीपीएससी में इस साल बहुत अच्छे रैंक प्राप्त किया है, और वह डीएसपी के पद को प्राप्त किया है। क्लियर चीज़ है ये? तो मानव विज्ञान में हिंदी और इंग्लिश किसी भी प्रकार के कंटेंट्स की कमी नहीं है, सभी प्रकार के बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? मेरे पास
जो है मैं पिछले 12 वर्षों से लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों में माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास जो है किसी प्रकार के कंटेंट्स की कमी नहीं है। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा कि मानव विज्ञान में कंटेंट्स की कमी होती है। कंटेंट्स की किसी प्रकार की कमी नहीं है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका सिलेबस जो है वह क्या है? छोटा है, ठीक है? सिलेबस क्या है? छोटा है ये, छोटा सिलेबस है, ठीक है? और सिलेबस में देखिएगा, आप देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट की तुलना आप करेंगे तो इसका सिलेबस जो है बहुत जो है समराइज़्ड है और उन चीज़ों को सिलेबस में रखा गया है जो एक सामान्य स्टूडेंट भी आराम से पढ़ सकता है। क्लियर है चीज़ें? तो सिलेबस को थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसको आने वाले मतलब अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर छोटा सिलेबस, आप याद रखिएगा छोटा सिलेबस, मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस मेंशन किया गया है 3 पार्ट में किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो है क्या है? सामान्य मानव विज्ञान। क्या है यह? सामान्य मानव विज्ञान, या इसको हम सामाजिक मानव विज्ञान भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामाजिक मानव विज्ञान। देखिए, मानव विज्ञान के संदर्भ में मैं देख रहा हूँ, खासकर यूट्यूब पे, चाहे बीपीएससी के लिए उतने ज़बरदस्त मेरे को कोई भी गाइडेंस या जो भी उनको नहीं मिले जिन्होंने मानव विज्ञान को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकें। मानव विज्ञान में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बहुत कम है और यहाँ पर जो है देखिएगा, आपको क्या बोला मैं, छोटा सिलेबस है और बार-बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। कुछ टॉपिक्स को, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो 70% आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या है? छोटा सिलेबस है। पहला पार्ट क्या है? सामान्य मानव विज्ञान, जो जिसको हम सामाजिक मानव विज्ञान भी बोल सकते हैं। ये कंपल्सरी है, आपको मालूम है, जैसे इनमें से कितने क्वेश्चन आएँगे, कितने नंबर के आएँगे? 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? दूसरा जो पार्ट है वह शारीरिक मानव विज्ञान, या जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? या हम बोलते हैं इसको एंथ्रोपोलॉजिकल ऑफ थॉट्स, या इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, विचारक। ठीक है? मानव विज्ञान के, तो ये सोशल पार्ट का थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो इसके पास ऑप्शन है, या ये चुन सकते हैं या ये चुन सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन, आपको मालूम चल जाए कि हम या पढ़ेंगे। स्टूडेंट अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इस पूरे पोर्शन को छोड़ सकता है, इसको अपना सकता है। अगर इसमें उसको सूटेबल नहीं हो रहा है तो इस पोर्शन को अपना सकते हैं। क्लियर चीज़ें? जो स्टूडेंट 12वीं तक बायोलॉजी या साइंस का विषय रखा है, वह शारीरिक मानव विज्ञान को चुन सकते हैं। जो जो विद्यार्थी जो है वह बीए का स्टूडेंट रहा है और उसने कभी बायोलॉजी को पढ़ा नहीं है, ठीक है? वह यानी ये सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत जो है थ्योरी है या थॉट्स है, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स है, इस विषय को ले सकता है, इस टॉपिक को चुन कर सकता है। तो मतलब आपके पास क्या हो गया? स्किप हो गया सेकंड पार्ट में शारीरिक मानव विज्ञान लेना है या सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत हमको थ्योरी वाला पार्ट लेना है, ठीक है? तो इनमें भी आपका क्या होता है? 100 मार्क्स होते हैं। तीसरा जो है भारतीय मानव विज्ञान ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव विज्ञान, ठीक है? और भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे मोस्टली जो पार्ट है वह जनजाति के संदर्भ में है, ठीक है? तो ये आपका एक कॉमन सिलेबस है, सबको करना है। तो एकदम बिल्कुल एकदम सिलेबस एकदम डिफाइंड है, छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, ठीक है? कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है। आप रिवाइज़ करके क्या कर सकते हो? आप इसको बार-बार आप क्या कर सकते हो? रिवाइज़ कर सकते हो। आपको रिवाइज़ करने के लिए क्या है? बहुत सारा आपको टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिल जाना है यहाँ पर। क्लियर चीज़ है ये? तो याद रखिएगा छोटा सिलेबस है। वही आप अगर नए सिरे से इतिहास को पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं या दूसरा अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनका सिलेबस जो है आपको ए टू जेड पूरा पार्ट करना पड़ता है। लेकिन मानव विज्ञान का एक सिलेबस छोटा है और आप क्या कर सकते हैं? कुछ पोर्शन को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं? उसके बावजूद भी आप 100% क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा जो महत्वपूर्ण मैं अब आपको बात कर रहा हूँ, वो है यह सब्जेक्ट जो है क्या है? स्कोरिंग है, ठीक है? बार-बार बात कर रहा हूँ कि आप 300 में 240 मार्क्स तक जो है आप इज़िली ला सकते हो, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो किसी भी हालत में आपका जो है 60% से ऊपर मार्क्स आएँगे ही,
ठीक है? तो आप कम समय में कम से कम 60 से 65% मार्क्स भी ला सकते हो। 65% मार्क्स अगर ऑप्शनल विषय में आ रहा है, तो आप बीपीएससी की परीक्षाओं फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? 70 और 75% अगर मार्क्स आते हैं, तो आप जो है डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी क्लास 2 के पोस्ट आप ले सकते हो आराम से। जो आपका एक सपना होता है कि हमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनना है, तो मानव विज्ञान विषय आपके साथ क्या करेगा, यह जजमेंट कर देगा और आपको वो उस पोस्ट को दिला सकता है बहुत कम समय में। इसका समय जो है कि मतलब पूरे एंथ्रोपोलॉजी को तैयार करने में मोस्टली जो है मैं बता रहा हूँ 3 से साढ़े 3 महीने का समय लगता है और आप इसमें प्रोज को कर आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कहने का मतलब आप इतने बहुत कम समय में एंथ्रोपोलॉजी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में क्या है, यह स्कोरिंग है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट जो चौथा मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसके बात करें इसका सक्सेस रेट जो है, वह हम अगर तुलना करते हैं अदर सब्जेक्ट की तुलना में, अदर सब्जेक्ट की तुलना हम कर रहे हैं, तो इसका सक्सेस रेट जो है अदर सब्जेक्ट की तुलना में एंथ्रोपोलॉजी का जो है क्या है, वह ज़्यादा है, ठीक है? इसका सक्सेस रेट जो है अदर सब्जेक्ट की तुलना में अब ज़्यादा है, ठीक है? इस साल के भी सिलेक्शन में आपको मैं सक्सेस रेट दिखा दूँगा, जिसका फाइनल आंकड़ा जो है मेरे पास 10-15 दिनों के अंतर्गत आ जाएगा। अभी रिजल्ट आया है, ठीक है? मेरी टीम उस पर काम कर रही है कि बीपीएससी के एग्जाम में फाइनली जो है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में मानव विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? कितने लड़के जो है मेंस का एग्जाम दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी से और उसमें से कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन पिछले मैं लास्ट 7-8 इयर्स का मैं देख रहा हूँ, तो एंथ्रोपोलॉजी का सक्सेस रेट जो है अदर सब्जेक्ट की तुलना में जो ज़्यादा है। यह कभी भी 19 नहीं होगा, 20 या 21 ही आएगा, मतलब क्लियर चीज़ है ये? तो सक्सेस रेट बहुत इसका अच्छा है, क्लियर चीज़ है ये? और पाँचवा जो महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट, उसको याद रखिएगा। पाँचवा जो महत्वपूर्ण बात है, यह सब्जेक्ट क्या है? यह रुचिकर विषय है। क्या है? यह रुचिकर विषय है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मानव विज्ञान में आप क्या करते हो, मानव के बारे में, अपने बारे में पढ़ रहे हो, अपने बारे में पढ़ रहे हो, जनजाति के बारे में पढ़ रहे हो, जनजाति भी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है, तो अपने बारे में अपने लोगों के बारे में पढ़ रहे हो। आप अपने आप को रख कर भी क्या कर सकते हो, मानव विज्ञान को पढ़ते हैं, जिसमें अपने आप सब्जेक्ट के प्रति क्या होता है, रुचि पैदा हो जाता है। क्लियर चीज़ें? तो क्या है, यह रुचिकर विषय है और यह आसानी से सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वह ह्यूमैनिटीज़ का हो या वह साइंस बैकग्राउंड का हो, सबको यह आसानी से क्या होता है, बोधगम्य हो जाता है। क्लियर चीज़ है ये? तो एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए? तो दूसरा पहला आप देखेंगे क्योंकि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में से तैयारी करना बहुत ईज़ी है। किसी प्रकार के कंटेंट्स की कमी नहीं है, किसी प्रकार के पुस्तकों की कमी नहीं है, किसी प्रकार के मटेरियल की कमी नहीं है। आप बिल्कुल आप बेझिझक आप इसको ले सकते हो। इसका छोटा सिलेबस है, ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्लियर है? 3 से साढ़े 3 महीने के विषय अंदर इस सब्जेक्ट पे आप 80% तैयारी 70-80% तैयारी करके 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। क्लियर चीज़ है ये? सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह क्या है, एक रुचिकर विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, जिस पे आपका रुचि जो है हमेशा बना रहता है। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? अब आपकी बात कर रहा हूँ, हाउ कैन यू अचीव 75% मार्क्स इन बीपीएससी विद द सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ जो है कैसे हम 70 से 75% जो है हम मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो है पढ़ने का जो तरीका है वह थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का आपका जो सिलेबस है उसके 3 पार्ट है। पहला जो है वह है सामान्य मानव विज्ञान, ठीक है? जो पहला टॉपिक है कंपल्सरी टॉपिक है सामान्य मानव विज्ञान, या इसको हम सरल शब्दों में सामाजिक मानव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक मानव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है? दूसरा जो है पार्ट है आपका सेक्शन है, इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका शारीरिक मानव विज्ञान, ठीक है? और इसी के अंदर जो है इसमें आपका ऑप्शन है, या तो आप शारीरिक मानव विज्ञान, ये पहला पार्ट सेक्शन हुआ, एंथ्रोपोलॉजी दूसरा सेक्शन हुआ, तीसरा सेक्शन में यह ए है
और यह बी है। दोनों में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ए लिख सकते हो या सेक्शन बी लिख सकते हो। इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स, या बोलते हैं मानव विज्ञान विचारक। क्या बोलते हैं? मानव विज्ञान सिद्धांत विचारक। क्लियर चीज़ है ये, ठीक है? फिजिकल मानव विज्ञान में क्या करते हो आप? मेंडलिज्म पढ़ते हो, जेनेटिक्स पढ़ते हो, क्लियर चीज़ है ये? और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस क्या का प्रोसेस क्या था, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो क्या पढ़ते हो आप शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हो, ठीक है? तीसरा जो पार्ट होता है इसका, वह है आपका जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। क्या है यह? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है? इसमें से भी आपके क्या होते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम पुस्तकों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप इसको तैयार कर सकते हो, और किसी प्रकार के कंटेंट्स की यहाँ पर कमी नहीं है। क्लियर चीज़ें? मेरे पास तो मेरे पास तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी के सारे हिंदी और इंग्लिश सभी मीडियम में जो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है पूरे कंटेंट्स हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए, और जो आप लोग आप लोग सोच के अपना सपना जो अपने करियर का अपॉर्च्युनिटी देखते हैं ऐसा डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के रूप में, तो आप बिल्कुल कम समय में तैयार करके उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक मानव विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो है बहुत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप कवर करके क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर मानव का उद्य विकास, ठीक है? अनुवांशिकी, ठीक है? और इत्यादि को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लियर चीज़ है ये? और यहाँ पर हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स में उद्य विकासवाद का सिद्धांत, प्रसारवाद का सिद्धांत, ठीक है? मेलिनोव्स्की को पढ़ते हैं यहाँ पर हम, फ्रेंच बोआस के बारे में पढ़ते हैं, डिटक्लिफ टाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है? तो जो स्टूडेंट जो है देखिएगा, आप अगर ये तो सबके लिए कंपल्सरी होता है, तो इसमें क्या होता है, आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है जो टॉपिक्स हैं उसको आप देखेंगे, तो पिछले 7 साल 8 साल के क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा किन एरिया को क्या करना है, हमको टारगेट करना है, ठीक है? इसी प्रकार शारीरिक मानव विज्ञान में जो स्टूडेंट बायोलॉजी का रहा है, 12वीं तक का भी रहा है, वो भी शारीरिक मानव विज्ञान को ले सकता है, और शारीरिक मानव विज्ञान के को अटेम्प्ट करने से स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है। या जो व्यक्ति जो है बीए का है, वो व्यक्ति जो है मानव विज्ञान जो है थ्योरी को ले सकता है, और इसमें उद्य विकासवाद, प्रसारवाद, प्रकार्यवाद, और आप पढ़ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल जो भारत के महत्वपूर्ण जो मानव वैज्ञानिक हैं, या जो विदेशी मानव वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत मतलब एक तनक कि आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को चुन कर क्या कर सकते हो, 60-70% सिलेबस को कवर कर आप 75% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या देखेंगे आप, पूरा पाषाण काल देखेंगे, भारत का पूरा पाषाण काल का संस्कृति के संदर्भ में देखेंगे, मध्य पाषाण काल देखेंगे, नव पाषाण काल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इस सेक्शन में आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये भारतीय मानव विज्ञान के संदर्भ में नदीम हसनैन की बुक है, ठीक है? वह जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसको बोलते हैं उन्होंने लिखा ही है भारतीय मानव विज्ञान, और एक ट्राइबल इंडिया कहते हैं, तो पुस्तकें आप पढ़ लेते हो। उसके बाद मेरे आप लोगों को मेरे कोचिंग से मटेरियल आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप कर लोगे। और थोड़ा-सा क्या होता है कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत चूँकि ये ट्राइबल डेवलपमेंट के टॉपिक को भी यहाँ पर डाला हुआ है, तो विकास के संदर्भ में सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएँ चल रही हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो एक संपूर्ण सिलेबस हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तैयार हो जाता है। क्लियर है चीज़ें? और इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, एक समराइज़ रूप में अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजी अपनाकर तैयारी करते हैं, तो आप 75% मार्क्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? ठीक? तो कुछ बुक्स हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। कुछ बुक्स जो हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने मानव विज्ञान की कौन-सी पुस्तकें पढ़ के आए। तो कभी भी इंटरव्यू में स्टूडेंट आप लोगों को यह नहीं बताना होता है कि हम मानव विज्ञान में क्या किसी सर के नोट्स पढ़ के आए। तो आप कुछ बुक्स देख सकते हैं, जैसे सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत शर्मा एंड एवं शर्मा की पुस्तक है, ठीक है? इसको हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है?
फिर एक पुस्तक है गुप्ता और शर्मा की, गुप्ता एवं शर्मा की, वो भी ले सकते हैं आप, गुप्ता और शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है? और जो स्टूडेंट और लेना चाहते हैं, गुप्ता और शर्मा की एक पुस्तक ले सकते हैं, फिर झा एन वर्णवाल की पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा आप कोचिंग से जुड़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको किसी इंटरव्यू में नहीं बताना है। इंटरव्यू बोलना है कि हमने ये ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ा है, तो ये ये सेक्शन ए के लिए हुआ। सेक्शन बी के लिए जो है बुक्स है, कुछ है, तो जैसे जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, इसमें सुधा रस्तोगी की बुक ले सकते हैं, सुधा रस्तोगी की बुक ले सकते हैं, ठीक है? या इसमें भी झा एम बरनवाल की पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है? ये बहुत और कुछ पुस्तकें जो हैं जूलॉजी की जो बीएससी में चलते हैं, वो पुस्तकें भी आपको मैं गाइड कर दूँगा, आप ले सकते हैं। इतना बहुत बड़ा सिलेबस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में नहीं है। सुधा रस्तोगी के पुस्तक से काम चल सकता है। सुधा रस्तोगी की 2 पुस्तकें हैं, एक जेनेटिक्स से रिलेटेड है, दूसरा मानव बुद्धि विकास से रिलेटेड है, ठीक है? ये पहला सेक्शन के लिए है। दूसरा सेक्शन हम सामाजिक मानव विज्ञान के संदर्भ में गया और उपाध्याय, गया एवं उपाध्याय की पुस्तक से आपका पूरा काम चल जाता है और उस दूसरा जो है हमारे कोचिंग के नोट्स, ठीक है? 2 चीज़ें अब गयान उपाध्याय जो है बहुत अच्छा बुक लिखा गया है जिससे एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स आपका कवर हो जाता है। क्लियर चीज़ है ये? तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक? तीसरा जो सेक्शन है उसके लिए आप नदीम हसनैन की पुस्तक पढ़ेंगे, नदीम हसनैन की पुस्तक पढ़ेंगे और ये दोनों है जनजातीय भारत है और भारतीय मानव विज्ञान के संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? और उसके अलावा ज जो डेवलपमेंट है और हमारे यहाँ के नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ आपकी अगर पुस्तकें बोलते हैं, तो ये पुस्तकें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अन्य पुस्तकों में आप मजूमदार की बात कर सकते हैं, डीएन मजूमदार बोल सकते हैं, अंबर एम्बर की बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है? श्रीवास्तव की पुस्तक बोल सकते हैं, बीएन मुखर्जी की पुस्तक बोल सकते हैं, तो ये अन्य चीज़ों में आ सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कुछ पुस्तकें, कुछ लिमिट पुस्तकें, 5 या 6 पुस्तकें और नोट्स करके आप क्या कर सकते हो, पूरा एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को कवर कर सकते हो, जिससे आपको 75% मार्क्स आएँगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम की तैयारी करने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए, एंथ्रोपोलॉजी की स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रहेगा, पिछले 10 साल से जो बीपीएससी के जो एंथ्रोपोलॉजी में जो क्वेश्चन्स आए हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है? क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति क्या है, ट्रेंड्स क्या है, उसको समझना होगा, ठीक है? उसको क्या होगा? समझना होगा, ठीक है? तो पहले क्या होगा, हमने 10 साल के जो क्वेश्चन बीपीएससी के जो भी पेपर आ रहे हैं, उसके ट्रेंड्स को समझना होगा, ठीक है? देखेंगे कुछ टॉपिक जो है हर दूसरे या तीसरे साल क्या होता है, उससे रिलेटेड जो है रिपीटेड होते हैं। एग्ज़ैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसके आस-पास हो जाता है, तो मतलब उस टॉपिक को क्या करोगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है? जैसे मानव विज्ञान का अदर सब्जेक्ट से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन जो है बार-बार क्वेश्चन आता है, ठीक है? जैसे परिवार या विवाह के संदर्भ में जो है यह क्वेश्चन्स बार-बार आता है या ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन से आता है। मतलब नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता क्या है? पीजेंट सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो विद्यार्थी द्वारा दिया गया कांसेप्ट था। पवित्र संकुल का धारणा क्या है? ठीक है? संस्कृतलाइजेशन क्या है? पश्चिमीकरण क्या है? ये छोटे-छोटे टॉपिक्स जो है हमेशा क्वेश्चन्स आते हैं, तो देखेंगे इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स को भी क्या कर सकते हैं, आप तैयार करिएगा। दूसरा चीज़ है कि कंटेंट्स बढ़िया होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में नंबर पाने के लिए कंटेंट्स का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने ऐसी जनरलाइज़ व्यू में लिख दिया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कंटेंट्स आपका बढ़िया होना चाहिए, खासकर आपका तीसरा भाग में जनजातीय भारत से संबंधी है, वहाँ से डेवलपमेंट के संदर्भ में है, तो लेटेस्ट जो योजना है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो चलाई जा रही है, खासकर बिहार सरकार के द्वारा उन योजनाओं को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंटेंट्स आपको रखना है, तो कंटेंट्स कैसे डेवलप होगा? तो कंटेंट्स को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? बार-बार आपको मतलब कंटेंट्स तो होगा, उसके लिए क्या होगा? आपको अच्छे बुक करने क्या होना? बुक्स को अच्छे अच्छे बुक्स को प्रेफ़र करना होगा, ठीक है? अच्छे मटेरियल्स का होना, नोट्स का होना बहुत अच्छा है होना चाहिए। गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है? गाइडेंस
की बहुत ज़रूरत होती है, तब जाके कंटेंट्स आपका डेवलप होता है। 5वां जो है कंटेंट्स अगर आपके पास आ गए, तो तीसरा उसका लिखने का अभ्यास होना चाहिए, लिखने का अभ्यास, ठीक है? हर दिन जो है कोई ना कोई अगर टॉपिक पढ़ते हो, तो उसके संबंधित आंसर जो है लिख कर आपको देखना पड़ेगा और एक्सपर्ट से आपको चेक करवाना होगा कि हमारा लिखने का दिशा सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्योंकि मानव विज्ञान में देखेंगे, कोई नया क्वेश्चन्स नहीं आता स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है वही पुराने क्वेश्चन्स होते हैं, लेकिन आप को लिखने का तरीका अलग होना। जैसे आपको मैं बताया था कि जब मैं विवाह की टॉपिक या परिवार की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम विवाह नामक संस्था की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे मोस्ट विवाह का हम क्या करते हैं, विवाह का डेफिनिशन देते हैं ना, तो एक सर्वमान्य परिभाषा आप दे सकते हैं, सर्वमान्य परिभाषा दे सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो विवाह क्या है, विवाह के बारे में आप लिख सकते हैं, तो विवाह की विशेषताएँ लिखेंगे, ठीक है? फिर विशेषताएँ लिखेंगे, विवाह की क्या विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? विवाह के फिर विशेषताओं के बाद विवाह के कितने प्रकार होते हैं, टाइप टाइप को लिखेंगे, ठीक? फिर विवाह के आप प्रकार को ज़रूर लिखेंगे, बिना प्रकार के आपके क्वेश्चन्स नहीं, इस इतना आप करते हैं तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं, फुल लेंथ क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजिकल में जो भी सामाजिक इश्यू का विषय होता है, सामाजिक संस्था से विषय होता है, उसका हमको प्रकार ज़रूर देना होता है, ठीक है? इसी प्रकार जैसे जैसे फिजिकल हम पार्ट अटेंड कर रहे हैं, जैसे पूछा होमो इरेक्टस के संदर्भ में बताइए, वो होमो इरेक्टस के मतलब इरेक्ट पोस्चर होने में उसके शारीरिक क्या परिवर्तन हुआ या उसका कल्चरल क्या परिवर्तन हुआ, तो आपको शारीरिक और कल्चरल दोनों देना है। उसने उद्योग विकास की प्रक्रिया में होमो इरेक्टस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वह पहला मनुष्य था जो खड़ा होकर चला। तो खड़ा होकर चलना तो क्या परिवर्तन होता है, एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो पहला तो होता है ब्रेन, ब्रेन में होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज होता है, हाथ पैर की हड्डियों में, हाथ पैर की हड्डियों में क्या परिवर्तन हुआ, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर चीजें क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सब चीजों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। इरेक्ट पोस्चर क्यों आया, इरेक्ट पोस्चर या खड़ा होकर उसमें क्या इरेक्ट पोस्चर क्यों आ रहा है, उसके ब्रेन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके एक्सट्रीमिटीज में हाथ पैर की हड्डियों में क्या परिवर्तन, उसके रीढ़ की हड्डियों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके पैर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब चीज देना पड़ेगा। क्लियर है चीजें, उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, होमो इरेक्टस का कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या था, इसका ब्रेन कैपेसिटी जैसे 900 सीसी के आसपास थी, तो ये इसका क्या इंपॉर्टेंस, 900 से मतलब 11 1000 सीसी के आसपास इसका क्रेन कैपेसिटी था, तो क्या-क्या चेंजेस है, इसका कल्चरल क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो ये सब चीज़ देना पड़ेगा, तब जाकर क्या होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हो, सब भली-भांति लिखते हैं। होमो इरेक्टस का आपको फाइलोजेनी देना पड़ेगा, ये किसका एंसेस्टर है, होमो इरेक्टस का इवॉल्व्ड फॉर्म क्या है, ठीक है? कहाँ का भारत के संदर्भ में होमो इरेक्टस से भारत के संदर्भ में होमो इरेक्टस का जो एसोसिएटेड फॉसिल्स है, वो क्या है? इसका भारत के संदर्भ में इसका कल्चर क्या था? या विदेश के संदर्भ में इसका दूसरे अन्य साइड से इसका कल्चर का एसोसिएशन कैसा था? इन सब चीज़ों का वैसा नहीं, होमो इरेक्टस को विकासीय स्थिति को स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या किए? सीधा डायरेक्ट होमो इरेक्टस के बारे में नहीं दिए, सारे पक्षों को लिखेंगे, फिजिकल और सोशल सभी पक्षों को इसको बारे में देंगे, तब जाके आपका क्वेश्चंस बनता है और आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं ना, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर चीजें, तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको बार-बार क्या होना चाहिए, लिख कर अभ्यास करना होगा और दूसरा जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, लिखना देखिए पहले क्या है, पढ़ना होता है, ठीक है? पढ़ना, लिखना और रिवीजन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए, तो कंटेंट्स कैसे आएँगे? पढ़ने से आएँगे, ठीक है? उसके बाद लिख कर आप अभ्यास करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप बार-बार रिवीजन करोगे, ठीक है? एक बार आप कंटेंट्स तैयार कर लेते हो, लिख कर भी रख सकते हो और रिवीजन करने में आपको क्या होगा, एग्ज़ाम के समय आपको बहुत आसानी होगा। तो आपका क्या होगा, जैसे आपने तैयारी किया है घर में, वैसे ही जाकर आप एग्ज़ाम में पुट कर सकते हो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें कोई नया ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यहाँ पर ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट जो है आसानी से इस सब्जेक्ट में थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बनाकर क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मानव विज्ञान में किसी प्रकार का ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं होता है, सीधा क्वेश्चन होता है, हमेशा सीधा प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? सीधा प्रश्न पूछा, स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। ठीक है? इसलिए आप इसको पहले से तैयार कर सकते हैं, पहले से तैयार कर सकते हैं। उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, सभी क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेमवर्क अगर बना लेते हैं, तो जैसे भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, जिसके आधार पर आपके क्या हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है? गुड मार्क्स प्राप्त करने के लिए गुड मार्क्स का मतलब होता है मोर देन 70% मार्क्स प्राप्त करने के लिए हर क्वेश्चंस का टॉपिक का जो है कैसे क्वेश्चन आएगा उसका फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। और फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रश्न पत्रों को आपको देखना होगा और उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिटन प्रैक्टिस रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है? रिटन प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है और क्या लिख रहे हैं उसको चेक कराना भी ज़रूरी है। किससे? अपने एक्सपर्ट से या जिसके मेंटरशिप में क्या कर रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है? तो इसी स्ट्रैटेजी से आप क्या करोगे, मानव विज्ञान की तैयारी करोगे। मानव विज्ञान के संदर्भ में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है? और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। ठीक है? और शुरू में लिखा है और ये 9893669926 के माध्यम से आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? और कोई भी क्वेश्चंस चेक कराना है तो मेरे आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को लिंक कर सकते हो, ज्ञान आईएएस अकेडमी के नाम से आप आंसर को चेक करवा सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट जुड़िए और अपने तैयारी को मेरे साथ कीजिए। बिल्कुल आप जो सोचे हैं कि हमको डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो मानव विज्ञान विषय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उपयुक्त है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को मानव विज्ञान के साथ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में जब भी मैं आऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीपीएससी मानव विज्ञान के एक स्टूडेंट का जो है एक इंटरव्यू जो है आप लोगों के समक्ष लाऊँ। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।